चलिए, तो क्या था, बोलिए जरा, अफेक्टिंग सैलिनिटी, यही था ना, सैलिनिटी पे किस चीज का प्रभाव पड़ेगा। पहला पॉइंट लिखिए तेजी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी में। हाथ थोड़ा तेजी बढ़ाइएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी को निपटारा करना है आज, तो आज स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड? ठीक है, चलिए पहला पॉइंट डालिए। सबसे फर्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो कल जो मैंने पढ़ाया था, ध्यान से समझिएगा, कल जो मैंने बताया था, कल जो पढ़ाया था, क्या क्या बोला था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओशनोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पहले जो टर्म सीखा था, उसमें सबसे पहला बोला था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, याद है? उसके बाद क्या आएगा, सब रिपीट करना, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद राइज, उसके बाद हवाईजल प्लेन, और पांचवा ओशनिक क्रस्ट, याद रहेगा ना, ध्यान रखना। अब दो बातें आपको बताना है, एटलस लाने के लिए मैंने बोला था, लाए ना सब लोग? किसी का एटलस ऐसा तो नहीं है गुम हो गया कहीं, लाए तो निकालिए जरा तेजी में, जल्दी दिखाइए, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लाए हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये जो है अभी क्या है, अभी टेंशन मत लेना, मैंने कहाँ निकाला अभी सोचने की कोशिश भी मत करना, लेकिन लगभग ये वर्ल्ड का लगभग थोड़ा थोड़ा पार्ट है, जिसमें ऑलरेडी थाईलैंड, एशिया का भी कुछ जिक्र है, जनरली एशिया का पार्ट है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर दिख जाए तब। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा डीप होगा या कॉन्टिनेंटल राइज ज्यादा डीप होगा? गहरा कौन ज्यादा होगा? भैया आपको पहले बोला होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत सैलो है, छोटा है, धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो डेप्थ बढ़ता जाएगा, तो काहे के कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ रहा है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो एरिया है जो सर जस्ट शुरुआत है, वो बड़ा एरिया हो सकता है लेकिन डीपर एरिया नहीं है, और इसलिए तो वो स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज, हवाईजल प्लेन, तो सबसे ज्यादा गहरा कौन होगा? ओशनिक क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कौन बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ? ओशनिक क्रस्ट होगा ना? अच्छा समझ पा रहे हो? बताना इसलिए अलर्ट रहो, थोड़ा सा मार भात खा के नहीं आया हो ना? चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको थोड़ा समझिएगा, ये कलर दिख रहा है आपको, ये ज्यादा डार्क कलर ब्लू नहीं दिख रहा है, ये वाला जहां मेरी उंगली है, क्या सभी को दिख रहा है? इस कलर में और इस कलर में दोनों में फर्क है क्या? ये हल्का लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, जो लाइट ब्लू है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और जहां जहां लाइट ब्लू रहेगा पूरे एटलस में, वैसे नहीं दिया मजे मजे डिजाइन के लिए, मैंने बोला था एक बार आपको कि मैं बताऊंगा अंतिम में कि वो ब्लू कलर के भी कुछ रीजन है, तो जो लाइट ब्लू है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को दर्शा रहा है, यानी कि वो ज्यादा गहराई को दर्शा नहीं रहा है, और जो डीप ब्लू है वो सिर्फ किसको दर्शा रहा है? जितना ज्यादा गहराई में जाओगे डीपर, उतना ज्यादा गहराई, मतलब अगर इस एटलस में जहां कहीं भी आपको लाइट ब्लू मिले, मतलब वो दर्शा रहा है क्या? ज्यादा डीप की सैलो डीप, हल्का सा गहराई, और जब वो कहीं पे भी डार्क ब्लू आपको मिले तो सर आपको वहां दिया क्या रखना है कि वो किसी को दर्शाता है, डीपर को या डीपर को। दूसरी बात, चूंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ध्यान से समझिएगा, चूंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इन सैलो डेप्थ में है, जितने सारे आपको वेजिटेशंस, पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप्स के वहां मिलने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये हमारा अगर लैंडमास है तो उससे वाटर कनेक्टेड है, तो जितने भी शायद होते हैं ना, जैसे पानी में कुछ पेड़ हो गए, तो पानी में जो जैसे मैनग्रोव्स होते हैं, तो पानी में अगर हो गए, जस्ट उसके सहारा उसका जड़ जो है जमीन से लिया हुआ है और पानी में लोग जन्मे हुए हैं, तो सब के सब ज्यादा डीपर नहीं होंगे, ज्यादा डीपर जो भी चीज होगा वो तो क्या होगा सर, वो जो मैंने बोला था कोरल्स टाइप का हो जाएगा, वो उतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, लेकिन अब आम का भी पेड़ आप बहुत सारे देखेंगे जो दूसरे ही टाइप का हो जाता है, जो समुद्र या आपके उसके जलकुंभी के किनारे हो जाए, या आप जहाँ पानी जमा रखते हैं चापाकल के पास, उसके आसपास जो होता है वो डिफरेंट होता है, कोई एक जैसा नहीं होता। मेरी बात समझ रही है आपको? तो कह रहे हैं मैं कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बहुत टाइप के प्लांट्स अगर हो सकते हैं
ज्यादा डीपर जाने में बहुत उसका डिफरेंस आएगा। तो जहां जहां पे लाइट ब्लू मिलेगा क्या समझिएगा, वो शैलो डेप्थ है, और जहां जहां पे डार्क ब्लू मिले वो क्या है। अब इस हिसाब से आप अगर किसी पे भी जाइएगा तो अधिकतर मोस्टली जगह आपको उसी, तो ये आप समझ जाइएगा कि वो डीपर डेप्थ को दर्शा रहा है या फिर शैलो डेप्थ को दर्शा रहा है। क्लियर है। और उसके अलावा जहां जैसे इंडिया के पास भी आपको बहुत सारा दिखाएगा, मैंने बोला था कि इंडिया के लिए बे ऑफ बंगाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जैसे म्यांमार वाला रीजन है, तो म्यांमार के जस्ट यहाँ पे देखिएगा तो लाइट ब्लू कलर है, और जस्ट इधर आइएगा तो पूरा डार्क है। तो सर ये सिंपल समझिएगा कि इसके आसपास जो रीजन है वो उतनी गहराई वाला नहीं है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को फील करो, वो हमेशा कॉन्टिनेंट के ज्यादा करीब रहता है। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया क्या है, वो एरिया जहाँ पे जमीन के साथ पानी का है मिश्रण, और वो सबसे क्लोजेस्ट है। तो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, नीचे जाइएगा फिर स्लोप, फिर उसके नीचे अगर दर्शाते जाएगा तो फिर राइज, उसके बाद फिर क्या अवाइजल प्लेन, और फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सॉरी ओशनिक क्रस्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, लाइट ब्लू याद रखिएगा, शैलो की डीप, हल्का कलर क्या है, शैलो डेप्थ। ये अभी दिमाग में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, आगे बताऊंगा। अब आइए वहां पे सीधा फैक्टर्स अफेक्ट, इन नोट करके पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इन एटलस, कहीं भी पीछे लिख लीजिए, इन एटलस लाइट ब्लू मीन्स शैलो डेप्थ, शैलो SHALLOW, शैलो मतलब कम गहरा, शैलो डेप्थ। डन। दूसरा ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा थोड़ा इजी रहेगा, एटलस में लिख लीजिएगा, ब्लू लिख लीजिएगा, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक, लाइट ब्लू शैलो डेप्थ को इंडिकेट करता है, डार्क ब्लू डीपर डेप्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि और पॉइंट भी है इसमें। दूसरा लाइट ब्लू में लिखते जाइएगा सर, अगर ये शैलो डेप्थ है तो किसको इंडिकेट करेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, यस और नो। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिनोट करेगा क्योंकि ये शैलो डेप्थ है, ज्यादा गहराई नहीं है। ठीक है, आगे साउथ अमेरिका अपने एटलस में ओपन करिएगा। साउथ अमेरिका एटलस में ओपन करिएगा। अब मुझे आप ऐसे जो बता रहे हो साउथ अमेरिका ओपन करने के बाद, ठीक है, और जो चीज में बतानी है, व्हाट ए मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। क्या सब इलाको जिंदा हो ना, ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो जिंदा हो तुम, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझिए। मान के चलो, यहाँ देखो ध्यान से, ये रहा आपका कॉन्टिनेंट, मैंने बताया, और कॉन्टिनेंट के पास ये मान लो ओशन जो रहा उसके साथ टच हुआ हुआ है। ये वाइडर एरिया पूरा क्या बना रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अरे है ना, ज्यादा गहराई नहीं है, एकदम टच है। अब आप मुझे बताओ, अगर इसके बीच में लेट से माउंटेन आ गया तो क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बनना पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मीनिंग क्या है, सर जमीन के साथ पानी लगा हुआ है और वाइडर एरिया में लगा हुआ है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। एकदम ठेठ भाषा में सुन पा रहे हैं। अगर पहाड़ आ गया तो पहाड़ को तोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा जितना आसान एक लैंडमास को तोड़ना होगा। अरे है ना, जैसे जमीन का भाग, जैसे बांध है, तो बांध को तोड़ना इजी है, लेकिन उस बांध के जगह पे अगर बहुत बड़ा पहाड़ आ गया उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। अरे ऐसा नो, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने के चांस किस में ज्यादा होंगे, जब पहाड़ होगा तब या जब लैंडमास होगा तब? लैंडमास होगा तब, क्योंकि जितना उसको तोड़ेगा उतना ही वाइड एरिया होगा, और वाइड एरिया होगा तो उसके लिए और क्या होगा, बेहतर चीज होगा। और याद करो, जो जमीन या जो भी घर या जो भी मिट्टी या जो भी खेत
जो समुद्र के किनारे या महासागर के किनारे होता है वो खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है। अरे हाँ है ना। और हम जहाँ रह रहे हैं बिहार में, तो सर मैंने आपको पहले बोला था कि बिहार और यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन रहने का कारण क्या है, क्योंकि सर हिमालय ये देखो और इंडिया का देखे, हम लोग इधर हैं यूपी बिहार वाले, वो भी नदी निकल रही हिमालय से निकल रही है ना, और हिमालय से निकलते निकलते जब तक यूपी बिहार तक आती है तो उसके सारे कंटेंट रिच मिनरल्स यहीं पे होते हैं, और जितना ज्यादा कंटेंट रिच मिनरल्स उस रिवर में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, खेती के लिए ठीक होगा। यस और नो। और जब खेती के लिए ठीक हो तो पॉपुलेशन वहाँ रहना चाहेगा ही चाहेगा, और जब पॉपुलेशन रहना चाहेगा तो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिहार और यूपी का इसीलिए हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? इसीलिए देखिए ध्यान से, रहने के लिए मजेदार जगह, घूमने के लिए हिमालय का और उसके आसपास जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। साउथ इंडिया भी ठीक ठाक जगह है, लेकिन वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ है, जहाँ एग्रीकल्चर के लिए हमेशा फैसिलिटी रहेगा वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा है। इसीलिए बिहार और यूपी क्या होता है, जो रिवर जस्ट ऊपर से आए उसकी स्पीड अभी काफी तेज है तो वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहेंगे, और सर बिहार यूपी तक आते हैं तो रिवर अपने साथ जितना भी कुछ समेट के लाया रहता है वो सारा कुछ वहाँ पे बना देता है। इसीलिए दिमाग में क्या रखिएगा सर, जब भी पॉपुलेशन ज्यादा या कम की बात करेंगे तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लैंडमास किसके किनारे, अगर जमीन जो है वो किसी चीज के किनारे है जैसे रिवर समुद्र, तो इजी रहेगा खेती बाड़ी करना और पॉपुलेशन ज्यादा करना। क्या सुन पा रहे हो? तो मुझे बताओ, जब माउंटेन का फॉर्मेशन होगा तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का चांस ज्यादा कि कम? कम होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस किस टाइप का टोपोग्राफी है, मतलब अगर मान लो लैंडमास मैंने बोल दिया लेकिन लैंडमास बहुत हार्ड है, चट्टान टाइप का है, तो उसको भी तोड़ना इतना आसान तो होगा नहीं। क्या सुन पा रहे हैं? और जब इतना आसान होगा नहीं तो फिर अलग लेवल का कांड शुरू होगा। तो अब क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा, जब जब मैं बोलूं आपको कि सर ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ मिलने का चांस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलने के चांस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको ऑयल और नेचुरल गैस ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि वही एरिया है जहाँ पे रिवर सबसे ज्यादा अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को स्टोर करके रखेगा। क्या सुन पा रहे हैं? जल्दी से लिखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली इस पॉइंट में लिखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्टिनेंटल, जाइए जाइए, अरे जाइए जाइए जाइए, अभी क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, जाइए। ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्कूल नहीं जाइए, जाइए। अरे स्कूल नहीं चल रहा है, ये स्कूल नहीं चल रहा है, सब बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल आइएगा, कल आइएगा, जाइए। अरे जाइए, क्लास है, फिर डांट दूंगा आपको, बुरा लग जाएगा, जाइए, बुरा लग जाएगा फिर आप उसके बाद समझ नहीं पाएंगे, जाइए। चलिए आगे नेक्स्ट, तो मैंने बोला ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में। दूसरा पॉइंट एक और लिखते जाइए, वर्ल्ड 40% क्रूड ऑयल, विश्व का 40% क्रूड ऑयल, वर्ल्ड 40% क्रूड ऑयल formed in continental shelf, world 40% crude oil found in continental shelf, ठीक है, मतलब विश्व का 40% जितना भी उत्पादन कच्चा तेल का होता है वो सब के सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में होता है। अब आप मुझे बताओ, मैंने साउथ अमेरिका में कुछ एरिया बताया था, कौन सा बताया था, वेनेजुएला वाला एरिया बताया था, अरे है ना। तो आप सोचो ध्यान से, क्यों है, क्योंकि क्या वहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वेनेजुएला को ऑब्जर्व करो, जितना जितना भी कंट्री है, जहाँ जहाँ पे भी, सऊदी अरेबिया को ऑब्जर्व करो, चाहे जिसको भी ऑब्जर्व करो, हर जगह सर क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक लैंडमास उसके साथ पूरा पानी, और उसी समय पूरा का पूरा ऑयल और सब बन रहा है। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का लॉजिक क्या है, पूरा का पूरा अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों कहीं पे ज्यादा ऑयल और पेट्रोलियम है,
उसके समझने के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझना जरूरी है। और वही किसी कंट्री के पास जो ओशन रहता और उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती तो फिर वहां बनने का चांस नहीं रहता। क्या सुन पा रहे हो? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या समझिएगा, सबसे फर्स्ट सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया किसी के यहाँ नहीं बन रहा है तो नेचुरल गैस या फिर प्रूवन करने के लिए बोला तो फिर करिए तो तेजी में जल्दी से साउथ अमेरिका। मैंने आप लोगों को कोल के बारे में भी लिखवाया था, कोल का टाइप्स वगैरह भी लिखवाया था, है ना, कोल का टाइप्स वगैरह भी लिखवाया था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखिए जल्दी साउथ अमेरिका ओपन करिए, और ओपन करने के बाद साउथ अमेरिका में देखिए तो कहीं डीप ब्लू या डार्क ब्लू या लाइट ब्लू दिख रहा है क्या, या पूरा का पूरा साउथ, हाँ फिजिकल में देखने की कोशिश करिएगा, फिजिकल में दिख रहा है, ये देखिए याद है, कोई लाइट ब्लू दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ये लाइट ब्लू है, इसका कलर अलग है, सब लोग चश्मे लाए हो ना, ठीक है, ये लाइट ब्लू है ये, और इधर जो कलर दिख रहा है दोनों अलग है, ये डार्क ब्लू है। ये जो लाइट ब्लू है ये कौन सा एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप देखो इधर जरा वेनेजुएला और इसके आसपास भी देखो हल्का सा लाइट ब्लू दिख रहा है, वो लाइट ब्लू दर्शा रहा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में ही आपको क्या है, नेचुरल गैस वगैरह मिलने के चांसेस है। जहां जहां डीपर जाइएगा डीपर में उसके बाद मिलने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखवाया है कि मैं एटलस में जब जब आपको डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दिखे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अब लिखिए क्या मैंने लिखवाया था, वर्ल्ड का 40% कहाँ मिलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में, क्या सब यही हो? चलो नेक्स्ट पेज पे जाओ, सॉरी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जल्दी से। इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया in continental shelf area petroleum is found, in continental shelf area petroleum is found हो गया, because of marine animals, बिकॉज ऑफ, ऐसे लिखिएगा बिकॉज ऑफ फॉसिल्स ऑफ मरीन, ये लिखवाया हुआ हालांकि आपको पहले ही लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ फॉसिल्स ऑफ ऑसेस, फॉसिल्स कैसे लिख लीजिएगा ना, फॉसिल्स ऑफ मरीन एनिमल्स, ठीक है। बट कोल, COAL, कोल कोयला, but coal is not formed, but coal is not formed in continental shelf, in continental shelf because coal is formed by, because coal is formed by fossils of plants, because coal is formed by fossils of plants। तो कोयला का निर्माण ज्यादातर जो होता है वो प्लांट्स के ऑसेस से होता है, समझ पा रहे, और पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा एनिमल्स के फॉसिल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या सुन पा रहे हैं आप यार, बोलने के लिए आदमी उनको बोल दो, फॉसिल्स मतलब बोला ऑसेस, जो मर गया उसके बाद डिकम्पोज हो गया वो बचा हुआ, बोलने के लिए बोल देता है उसके बाद खुद ही पूरा लगता है, लेकिन लोग इरिटेट कर देते हैं यार, समझ पा रहे हो, वो छोड़ते ही नहीं है, मतलब एक बार जो पीछे पड़ गया, एक दो लड़का पीछे पीछे पड़ते इतना दूर आ गया वो, मतलब इतना छोटा बाउल, इतने हाईली ट्रेंड होते हैं, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, देयर हाईली, मुंबई में तो अलग लेवल का ट्रेनिंग चलता है, वहाँ पे आपको मतलब इस लेवल का ट्रेनिंग चलता है कि बॉस अगर एक बार जिसको पकड़ा है वो कंप्लीट छोड़ेगा नहीं, और बहुत बड़ा ये गैंग है, मतलब सर्वे के अनुसार। सर वो कहाँ से कहाँ आ गया आपको मतलब यकीन नहीं होगा, आनंद विहार स्टेशन है दिल्ली, आनंद विहार से चलते चलते वो साथ मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि मेट्रो में एंट्री के लिए आपको कूपन या कार्ड चाहिए, तो वहां पे तब जाकर वो चीज हुआ, लेकिन सर वो कॉन्टिन्यूस चलते चला गया, और ये मतलब मैं देख के दंग था कि उसके बाद जब मैं वहां से देखा और थोड़ा देर खड़ा होकर देखा तो देखा कि तब तक 3-4 और पीछे से आ गए, ठीक है, और फिर इधर से एक आदमी को पकड़ा और फिर इसको लेके चले गए आनंद विहार तक। आप समझ पा रहे, मतलब दोनों ट्रिप में दोनों साइड से करते चले गए, उधर से भी लेके आया
इधर से भी लेके गया। और इंटरेस्टिंग बात जानते क्या, अगर आप उनको 2 रुपए 5 रुपए दीजिएगा तो वो लेंगे भी नहीं, कहेंगे जा तुम्हें खा लिया। तो नहीं होता है, गांव में बोलते हैं मांगे के भीख का डैश के। ये जो डायलॉग है ये बहुत अलग लेवल का है। और ये सब कुछ देखो, हाँ ट्रेन में भी अलग है ये सब कुछ। क्या क्या साउंड ये ज्यादा परेशान करता है, तो ना अलग लेवल का है। अब बोले के लिए आदमी तो थोड़ा सही कर देता है, लेकिन इरिटेशन इतना हो जाता है कि बाद में बोलना ही पड़ता है, बुरा लग जाता है, उसको ही बुरा लगता है। खैर चलिए लिखिए आगे नेक्स्ट। 140% ट्रू। जब देखिए और लोगों को लगता, आप कॉमन सेंस से सोच के देखिए, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग इधर भेज देते हैं। अब सोचिए सबसे एंड में है ये सबसे एंड में है, और उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि यहीं पे है। आप सोचो यहाँ तो बच्चे जो आते हैं वो कॉमन सेंस से सोचो, यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ई क्लास हुआ कि कौन क्लास हुआ। और इन लोगों को कैसे एग्जैक्ट पता होता है कि यहीं पे आके डायरेक्ट रुकते हैं, नहीं इधर ना उधर। आप समझ पा रहे हो। और एक बार किसी एक को दे दिया, उसके बाद फिर लोग का पूरा संगठन होता है। आप समझ पा रहे हो, एक बार दे दिया उसके बाद लोग का पूरा संगठन होता है। और बच्चा जो आता था एक दो, जो लड़की आती थी एक दो बीच में, वो ले लो पर्सन, उससे पहले मैंने किसी और को दिया था, और जैसे ही एक बार दिया पूरा संगठन आके बैठ गया। और तो ऐसे करे थे हम ना जाए। भाई अब उनका क्या किया जाए, मतलब एक अलग लेवल का दबाव है। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई यहाँ पर बच्चे को आना होता है तो लोग पूछ के आते हैं सर ये क्लास है कि नहीं है। ये लोग कैसे डायरेक्ट आ जाते हैं हमको समझ नहीं आता है। ये क्या करता है वो कहता है कि ये न चल जा। अब आदमी ओ भगवान, मतलब खैर चलिए कोई बात नहीं। अब देखो सबको आदमी कर दे अच्छा चीज है, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन बस ना बहरहाल। चलिए तो कॉन्टिनेंटल क्या, कौन सा पॉइंट लिखवा रहा था बताइए जरा। पॉइंट जो भी लिखवा रहा था वो कंप्लीट कर दिया हो ना। वो पूछे फॉसिल्स, तो फॉसिल्स का मीनिंग ऑसेस था। ऑसेस का मीनिंग होता है सिंपल, जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स मर गया, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद वो मिट्टी में मिलेगा, उसके कारण कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होगा। चलिए अब आगे आते हैं, एक और पॉइंट लिखिए लास्ट, लिखिए पर्शियन गल्फ पढ़ाया था आप लोग को, पढ़ाया था ना पर्शियन गल्फ, बोला था फारस की खाड़ी। अब आप सोच के देखो, जहां जहां पेट्रोलियम का भंडार मैंने लिखवाया है उन हर जगह देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का पूरा चांस है। मैं जैसे वेनेजुएला बोलूं, मैं जैसे सऊदी अरेबिया बोलूं, मैं जैसे उसके बाद आप नॉर्थ अमेरिका में भी कहीं चले जाओ जहां पर भी कोयला और पेट्रोलियम का खदान है, सब जगह कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा। तो पूरे एटलस में आपको एक बार रिवाइंड कर लेना है ध्यान से। देखिए ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप में आपको देखो पूरा कॉर्नर साइड में आपको मिल रहा होगा, लेकिन इधर साइड में देखो, इधर साइड में है क्या? अरे साउथ अमेरिका के इस वेस्ट साइड में आपको है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? क्यों नहीं है सर बताइए? एंडीज माउंटेन है। और अभी क्या बोला? एंडीज माउंटेन जहां जहां होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण उतना ही स्लो, ये उतना ही ना के बराबर होगा। क्या आप लोग यही वो सर इसके वेस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा, और देखो एंडीज माउंटेन पूरा ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। कितना कंट्री से पास कर रहा था? 7। तो पूरे को ढक ले रहा है इधर, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का चांस काफी क्या हो गया? कम। और इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ सिर्फ और सिर्फ देखो ईस्ट के साइड पूरा बना हुआ है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? अब आइए उसी तरीके से साउथ अमेरिका के बाद नेक्स्ट अफ्रीका पे, सबका देख के रख लो ताकि दिमाग में आ जाए। अफ्रीका ओपन कर लो जल्दी से। हो गया ओपन? तो अफ्रीका ओपन हो गया। तो जरा अब थोड़ा सा गौर से देखना, लेंस वाला चश्मा लगा के। दिख रहा है पूरा सब? देखो थोड़ा सा एकदम कॉर्नर के पास आसपास दिख रहा होगा, लेकिन जहां जहां उसके बाद आपको जहां जहां माउंटेन मिलने के चांसेस है वहां आपको नहीं मिलेगा। तो ये पूरा यहाँ से एकदम देखना ध्यान से, पूरा एकदम ये वाला स्लो स्लो, ये सब क्या है? हल्का हल्का लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू। ध्यान से देखोगे तब ठीक है। कलेक्टर की नजरों से देखना, अगर देखोगे ना रेलवे वाले की नजर से तो नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये तो भैया रंगारंग किया हुआ है, खैर फिर भी दिख जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जरा देखिए, फिजिकल में लाइट ब्लू दिख रहा है चारों तरफ। अरे क्यों बता रहा हूँ, बताऊंगा आपको। ये लगभग चारों साइड है, क्या सभी को दिख रहा है? आरा पूरा सी दिख रहा है किसी को? पढ़ाया था नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखो दिख रहा है। इस सारा एरिया जो है पूरा का पूरा लाइट ब्लू है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण ज्यादा होगा तो क्या मुझे बताइए पेट्रोलियम का मिलने का चांस ज्यादा है कि नहीं है? अरे हाँ है ना, है।
और इसीलिए दिमाग में रखते जाइएगा कि सर ये लाइट ब्लू कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, जस्ट इसके बाद ये वाला एरिया, मतलब कि सीधा आइए वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप पे आपको देखना डिफिकल्ट होगा। अब हम लोग को जो पढ़े थे ना मैप में, कौन कौन सा 4A+E नासा पढ़े थे ना, तभी हम आपको साउथ अमेरिका दिखा दिए, अफ्रीका दिखा दिए और कुछ ऑस्ट्रेलिया, 3 हो गया। अब इसके अलावा जरा ओपन करिए नेक्स्ट एशिया, जरूरी है वो, एशिया ओपन करिए। ये थोड़ा सा हाँ, एशिया ओपन करिए। पेज नंबर क्या है? 63 है, निकालिए। अब एशिया में जरा फिजिकल मैप में देखिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा लाइट ब्लू कलर मिलेगा इधर साइड में, दिख पा रहा है आपको? यहाँ पूरा ये लाइट ब्लू ऐसे यूं जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो जहां जहां लाइट ब्लू है ये सब का सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और इसलिए आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बॉस किसके पास मिनरल और रिसोर्सेज मिलने के चांस है, किसके पास नहीं है। इंडिया इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, और उसके पीछे कारण सिंपल ये है क्योंकि इंडिया का भी जो हिमालय है एक तरफ एक पोर्शन, और बहुत सारे ऐसे प्लेटूज और हिमालय का निर्माण हो चुका है जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बे ऑफ बंगाल मदद करता है, ये देखो, और बे ऑफ बंगाल मदद करेगा तब इंडिया के मैप पे सोचो, जस्ट इमेजिन इंडिया का मैप पे अगर सोचोगे तो बे ऑफ बंगाल हुआ, ये ओट हो गया, तो आप सोच के बताओ जितना सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे भी रिसोर्सेज बहुत हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब के सब वो एरिया है जहाँ पे आपको तेल और कच्चा वो सब कुछ मिल जाएगा। उड़ीसा से सटा हुआ अगर आपको झारखंड भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब भी आपको पूरा पार्ट में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर नहीं बनेगा तो उसका कारण ये है कि आपको रिसोर्सेज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको पूरा अब एटलस में सारे कॉन्टिनेंट का एक बार खुद से देख लेना है और देख कर आइडिया लगा लेना है कि कहाँ पे रिसोर्सेज होगा, कहाँ रिसोर्सेज नहीं होगा। देखो रिसोर्सेज पूछता है क्वेश्चन में कि सर स्टील का कहाँ पे फैक्ट्री है। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन मान लीजिए मैन्युफैक्चर होता है तमिलनाडु में, तो जाहिर सी बात है जहाँ स्टील मिलेगा वहीं पे स्टील की फैक्ट्री होगी। तो कॉमन सेंस, स्टील से बने हुए बर्तन, स्टील से बने हुए सब कुछ आया ना। अगर आपको यही नहीं पता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया कहाँ है, किसके पास है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं रिसोर्सेज वगैरह कोई रटवाता नहीं, ना खुद रटता हूँ। सिंपल तरीका क्या है, आप ये दिमाग में बैठा लो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया कहाँ तक है। एंडीज के इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या? नहीं है। एंडीज की तरफ जब है ही नहीं तो कंट्री का नाम याद रख लो, उधर से पूरा का पूरा लेके आओ। इक्वाडोर, पेरू, चिली, है ना? तो इक्वाडोर, पेरू, चिली, और इन सब में मिलने का चांस आपको काफी कम है। तो देख के देखो चिली वगैरह में ज्यादा रिसोर्स ही नहीं है, पेरू में भी उस तरह से रिसोर्स नहीं है। लेकिन जैसे आप अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं बन जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और वहाँ पे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के खदान आपको मिल जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप एक ही बार सीधा जंप मारते हैं और जंप मार के सीधा कहाँ आते हैं जहाँ पे फैक्टर पढ़ रहे थे वहां पे। जल्दी से आइए, पहला फैक्टर लिखवाया था, कौन सा था? टेम्परेचर। ठीक है, लिखिए फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट सैलिनिटी में पहला लिखवाया हूँ टेम्परेचर, और आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे बताना टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, है ना? अरे जितना ज्यादा गर्माओगे, इसको बहुत अच्छा समझने का एक तरीका है। चावल बनाते हो ना, तसला में चावल बनाओ, कुकर में नहीं। आजकल वैसे कुकर में सब बनाते, तसला में भी बनते हैं लोग, बनाते हैं ना, अगर चलाना पड़ता रहता है तसला वाला में। लेकिन सबसे बेस्ट चावल तसले का बनता है, पता है आपको? तो तसला में आप चावल बना रहे हैं, इधर देखिए हीट देते जा रहे हैं, वो वेपर बनता चला जा रहा है। एक समय आएगा पूरा का पूरा पानी उसका ऊपर उठ जाएगा। अरे पूरा का पूरा पानी चला जाएगा ना, क्या बचेगा? खाली चावल। अरे है ना, वही बचेगा ना। सेम वही चीज है सॉल्ट। समुद्र का पानी था, गर्म हो रहा था, पानी सब ऊपर चला गया, बच क्या गया? नमक। तो सैलिनिटी बढ़ा कि घटा? सैलिनिटी का मतलब कल क्या बताया था? नमक का होना। तो सर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा है, इवापोरेशन हुआ, यानी कि पानी वाष्प बन के पूरा चला गया, तो सैलिनिटी बढ़ गया। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? पक्का? तो सर फिर बोल रहा हूँ, टेम्परेचर क्या कैसे इफेक्ट करता है सैलिनिटी को, तो आपको उसको याद रखना है, लिखते जाइएगा ऐसा ही। टेम्परेचर इंक्रीजेज, इवापोरेशन इंक्रीजेज, सैलिनिटी इंक्रीजेज, लिख लीजिए।
टेम्परेचर वाले फैक्टर में। टेम्परेचर बढ़ा तो सैलिनिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान रखना यही सब चीज अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लास्ट टॉपिक है। और अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सबका कोरिलेशन होगा। कोई अब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन में सारे टॉपिक रिलेट कर रिवीजन करते रहिएगा। तो मैंने क्या बोला, जल्दी से बोलिए। टेम्परेचर बढ़ाए, इवापोरेशन बढ़ेगा घटेगा, तो सैलिनिटी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। यहाँ तक ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और सैलिनिटी का मतलब क्या है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कितनी मात्रा में सॉल्ट है वही तो उसकी क्या है, सैलिनिटी। जितना ज्यादा सॉल्ट रहेगा उतना ज्यादा सैलिनिटी रहेगा। तो पानी चला गया, बच गया है। चाय छानते हैं, चाय तो चाय बात छान लेते हैं, चाय पत्ती बच जाता है, और बच जाता है ना। तो चाय पत्ती जो बचा वो नमक समझ लो, चाय जो छान दी वो टेम्परेचर के कारण इवापोरेट हो गया, तो सैलिनिटी बढ़ा कि घटा। तो चाय बनाते समय सैलिनिटी था क्या, कम था, लेकिन चाय छानने के बाद सैलिनिटी क्या हो गया, ज्यादा। अरे मतलब समझाने के लिए बोला हूँ, चाय पत्ती इक्वल टू हम नमक मान के चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो सर मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा भी था, इक्वेटर पे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे सर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, आया ना। आप बता दिए हैं सर, इवेपोरेशन बढ़वे करेगा और सैलिनिटी सर बढ़ेगा। तो मैंने कल इसीलिए आपको बताया था कि इक्वेटर पे बारिश भी जबरदस्त होती है। तो आप दिमाग में रखिएगा, इक्वेटर पे जब ज्यादा बारिश अगर होगा तो सर सैलिनिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि एट इक्वेटर लिख लीजिएगा पहले, और उसके बाद ये लिखिएगा टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन। हमें शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ पूरा लिखिएगा, नहीं तो रात में 12-2 बजे फोन करेंगे सर ई का था सर, आप समझ वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले लिख लीजिए टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन इंक्रीजेज, तो सैलिनिटी डिक्रीजेज, इतना लिख के तब लिखिएगा। बिकॉज क्या बोल रहे हैं, रेन फॉरेस्ट, अरे अभी तो बोल, अभी आगे तो बता रहा हूं। बिकॉज रेनफॉल टेक्स प्लेस एट इक्वेटर, बिकॉज रेनफॉल टेक्स प्लेस एट इक्वेटर, so due to dominance of rainfall, so due to dominance of rainfall, dominance समझ रहे हैं, रेनफॉल का डोमिनेंस के कारण, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ रेनफॉल सैलिनिटी विल डिक्रीज। अच्छा, फ्रेश वाटर कौन सा होगा, ज्यादा फ्रेश वाटर रेनफॉल का पानी होगा कि समुद्र का पानी होगा, रेनफॉल का होगा। तो सीधी सी बात है, जब फ्रेश वाटर मिलेगा उसमें तो सीधा सा है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। अब क्वेश्चन उल्टा सीधा घुमाएगा आपसे खूब। अब वो फ्रेश वाटर का क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि सैलिनिटी बढ़ा कि घटा, पता है क्या पूछेगा, सिंपल ऐसे पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रेश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। सोच के बोलो ना, तो सैलिनिटी बढ़ेगा इसका मतलब फ्रेश वाटर क्या है, घटेगा। तो क्योंकि देखो फ्रेश वाटर का मीनिंग क्या है, फ्रेश वाटर का मीनिंग यहाँ ये है कि उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना कम है। क्या समझ में आ रहा है। तो सीधा सा उसको सैलिनिटी के अपोजिट कर देना। क्या क्लियर है। तो जब जब क्वेश्चन आएगा इधर उधर घुमाएगा, ये आईएएस है, रेलवे नहीं है, सीधा पूछेगा बिहार के गवर्नर कौन है, वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। वो क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि बिहार के अंतिम गवर्नर कौन है, ये भी नहीं पूछने वाला है। वो सीधा पूछेगा जो मरे थे उसके पहले गवर्नर कौन था। मतलब लॉजिक ये है कि सिंपल, आप जब भी कभी रटिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा यूपीएससी, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिलेट कर पाइएगा। अब आइए नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर के बाद दूसरा। ठीक है, जल्दी से। आप लोगों मैंने विक्टोरिया लेक पढ़ाया था, याद है, और मैंने फ्रेश वाटर बोला था, अगर आपको ध्यान में हो तो, लेक विक्टोरिया। ठीक, मैंने मैप कल बोला था रिवाइज करने के लिए, कितने लोग जाकर पलटे हैं, 1 या 2 लोग लग रहा है, बाकी लोग मैप का कॉपी ढूंढ रहे थे कल,
कहाँ रख दिलवानी, कहाँ रख दिलवानी, ऐसे करके कहाँ रख दिलवानी, कहाँ रख दिलवानी। मम्मी से पूछ रहे कहाँ रख दिए हैं, मम्मी बोले हम भूजा खा गए नहीं। अलग अलग लेवल का काम है। आया रद्दी वाला उसको बेच दिए। मैं आपका कॉपी सबके पास है ना, कल जरा लेते ही गए एक बार, ठीक, मैं बोलूँ ना बोलूँ लेते ही है, कल देख लेते हैं हम भी। हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, कैसे दे रहा 40 रुपए केजी ले 40 रुपए मिलेगा 1 केजी। ये बोल दे रहा हूँ, गाली बात सुनिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जब भी देखते बोल दूंगा कस के लिखिए। सर ग्लेशियर फी वाला से भी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मैंने एक ही फैक्टर पढ़ा है, अभी ग्लेशियर पे मैं आया हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक फैक्टर पढ़ा है, टेम्परेचर। विक्टोरिया लेक इन अफ्रीका, विक्टोरिया लेक इन अफ्रीका वो इक्वेटर पे है, इज एट इक्वेटर। विक्टोरिया लेक कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, लेकिन विक्टोरिया लेक फ्रेश वाटर है। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार कि विक्टोरिया लेक इक्वेटर पे होते हुए भी फ्रेश वाटर कैसे है, क्यों है? क्योंकि सर रेनफॉल डोमिनेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवापोरेशन भी हो रहा है, लेकिन रेनफॉल बारिश ज्यादा हो रही है, इसके कारण विक्टोरिया लेक क्या है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। यही क्वेश्चन अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है कि लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया एकदम इक्वेटर पे है। तो बेसिकली कहने का लॉजिक क्या है, क्या लिखवाया है कि विक्टोरिया लेक, क्या बोला हूँ, इन अफ्रीका इज फ्रेश वाटर लेक, is freshwater lake because rainfall is dominant at equator। सेम चीज है, अपने शब्दों में लिख सकते हो, because rainfall is dominant at equator। अमेज़न रिवर पढ़ाया था, याद है, जो ब्राजील के थ्रू होकर भी जा रहा था। कॉन्गो भी बताया था, कॉन्गो रिवर याद है कि भूल गए, नाइजर रिवर पढ़ाया था। तो अमेज़न, ये सब कुछ अगर देखोगे तो लगभग ये जितना सारा मैंने बोला, सिर्फ इक्वेटर को छोड़कर बाकी हर जगह पे यही फैक्टर लागू होगा। कौन सा, ऊपर वाला, कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, सैलिनिटी क्या है, बढ़ेगा। बाकी इसके इक्वेटर के अलावा हर जगह सिर्फ यही फैक्टर है, इक्वेटर पे सिर्फ ये फैक्टर रहेगा, इसके अलावा और कहीं मत लगा देना। क्या सुन पा रहे हैं? अब आते हैं, जितना सारा रिवर के नाम बोल रहा हूँ, नाम एक बार लिखिए और सभी रिवर के एक बार करते जाइएगा, आपका काम है, लिखिए। अच्छा आप मुझे बताओ, फ्रेश वाटर लेक अगर इक्वेटर पे पाया जा रहा है तो सलाइन लेक जिसकी सैलिनिटी ज्यादा हो कहाँ पाया जाना चाहिए? क्या हम बोल सकते हैं कि वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा? मतलब कि इक्वेटर के ऊपर ही तो पाया जाएगा, इक्वेटर इधर ही पाया जाएगा। लिख लो पहले, लिख लो एक पॉइंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखो, मोस्टली सलाइन लेक found in tropical and subtropical region, mostly saline lake found in tropical and subtropical region, or we can also say that tropical and subtropical region, tropical and subtropical region, mostly lakes are saline, mostly lakes are saline। saline क्या नहीं समझ आइएगा ना? एग्जाम्पल लिखिए, सॉल्ट लेक, लेक वॉन पढ़ाया था, डेड सी जॉर्डन में था, लेक वॉन टर्की के आसपास, ठीक है। दूसरा लिखिए, नोट करके, बे ऑफ बंगाल सैलिनिटी, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, बे ऑफ बंगाल बॉब salinity is less than Arabian Sea। Bay of Bengal salinity is less than Arabian Sea। इस पॉइंट को पहले समझिएगा दिमाग में कि समझ आ रहा है कि नहीं, क्या लिखवाया हूं मैं। बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी किससे कम है?
अरेबियन सी से, क्या सुन पा रहे हैं? और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, जो बता दिया उसको इनाम मिलेगा। इतना तो है नहीं सर, लेकिन बता दो। साइक्लोन सर इसी में आएगा। क्योंकि आप तो कम से कम सोच ही सकते हो, चलो ठीक ठाक, कम से कम सोच, पॉइंट्स आसपास तो सोच रहे हो। तो मॉनसून, चलो गुड। जितना भी पॉइंट्स आप लोग बोल रहे हैं, ठीक ठाक पॉइंट बोल रहे हैं आप लोग, इलॉजिकल अब नहीं बोल रहे हैं, कम से कम बहुत अच्छी चीज है कि आप लॉजिक के अराउंड है। नहीं तो जनरल कॉम्पिटिशन सॉरी होई वो वाला काम नहीं है, अब काहे वही वाला नहीं, तो सब लॉजिकल है, नो डाउट, ठीक पॉइंट है। मान लो लेट से ये इंडिया रहा, तो ये हम, अरे है ना, और इधर क्या समझ लेते हैं, अरेबियन सी। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी सैलिनिटी कम की ज्यादा, कम, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में जो भी है, ये बे ऑफ बंगाल की क्या है, सैलिनिटी क्या है, कम की ज्यादा, कम। इसका मेन रीजन समझाने के लिए मैंने एक बार आपको जिक्र किया था, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो मैं अभी बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। मैंने बोला था इंडिया का मोस्टली रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है। मैंने बोला था 2 रिवर को छोड़ दिया जाए तो, और मैंने बातों बातों में ये बात बताया था आपको। बाकी 2 रिवर ऐसे हैं जो सर इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन मोस्टली रिवर किसके तरफ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अधिकतर रिवर जो फ्रेश वाटर है वो जाकर किसमें मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल में। और फ्रेश वाटर जितना मिलेगा किसमें, सैलिनिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। अरे है ना, लॉजिक से समझना प्लीज, ये रटने की मत कोशिश करना, बे ऑफ बंगाल से सैलिनिटी कम होता है, ऐसे रटते जाओगे ना, कभी कुछ होने वाला नहीं है। बहुत जन रटते हैं, मैंने देखा है, जनरल कॉम्पिटिशन में तो अलग रटते हो, चट्टी बनियान में पूरा रटते रहता है एकदम दिन रात, एस्बेस्टस में गर्मी अलग, उधर पानी पी के एकदम अलग लेवल के रटाई करता है। असम पर वो ऐसे रटिएगा जीवन भर आपका दिमाग खाली हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, क्या बोल रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल जो है दिमाग में हमेशा रखिएगा कि बॉस, चूंकि सारा रिवर का फ्लो उसके तरफ है, और सारा रिवर जो आपके मिलेगा किसी में, तो रिवर का पानी फ्रेश वाटर ही होता है, तो वो ज्यादातर आप उसको क्या करेगा, उसकी सैलिनिटी को क्या कर देगा, कम। और ये सबसे मेन रीजन है। बाकी जैसे किसी ने बोला साइक्लोन, किसी ने बोला मॉनसून, किसी ने बोला रेनफॉल, वो रीजन खराब नहीं है, उसको सेकेंडरी में रखिएगा, प्राइमरी में क्या रखिएगा, ये वाला रखिएगा। समझ पा रहे ध्यान से, चलिए लिखिए। तो क्वेश्चन मैंने बोला है कि बे ऑफ बंगाल सैलिनिटी इज, क्या बोला हूं, लेस दैन अरेबियन सी, क्वेश्चन मार्क डालिए और लिखिए वाई, मतलब वाई डाल के क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बे ऑफ बंगाल हो गया। तो लिखिए सबसे फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको दिमाग में रखना है, इसमें से लिखिए सबसे फर्स्ट, बिकॉज क्यों लिख पा रहा हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर्स, flow from west to east, because most of the Indian rivers flows from west to east, हो गया, and ends खत्म होता है in Bay of Bengal, and ends in ENDS, and ends in Bay of Bengal. So due to fresh water of rivers, mixed in bog, Bay of Bengal, salinity decreases. Mixed in bog, Bay of Bengal, salinity decreases. ठीक है, ये मेन प्राइमरी रीजन है। बाकी सेकेंडरी के अलावा बहुत सारे रीजन डाल सकते हैं, बट पहला रीजन ये डाल दीजिएगा। क्लियर है बॉस, जोर से बोलो ना। नेक्स्ट लिखिए, लिखा जाए सेकेंड फैक्टर, तो टेम्परेचर क्लियर है। टेम्परेचर क्या क्लियर है कि टेम्परेचर के कारण सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इक्वेटर एक्सेप्शन है, सुन पा रहे हैं, बाकी सब जगह वही लागू होगा, इक्वेटर पे थोड़ा सा ऑपोजिट कर लीजिएगा। दूसरा फैक्टर लिखा जाए रेनफॉल, सेकंड फैक्टर रेनफॉल, बारिश। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको समझाने की जरूरत आपको पड़ेगी, फिर भी रेनफॉल फैक्टर से
क्या असर पड़ सकता है? अगर बारिश ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, पक्का। तो बस दूसरा फैक्टर लिखिएगा रेनफॉल, और रेनफॉल में ऐसे लिखिएगा रेनफॉल इंक्रीजेस सैलिनिटी डिक्रीजेस। रेनफॉल इंक्रीजेस सैलिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है। हो गया, लिखिए थर्ड फैक्टर। अब छोटा छोटा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर लिखिए रिवर। फोर्थ फैक्टर लिखिए, ये रिवर में थोड़ा लिखिए, थोड़ा गैप छोड़ दीजिएगा तब फोर्थ लिखिएगा। फोर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हो गया, थोड़ा सा गैप छोड़िए। फिफ्थ पॉइंट विंड। हो गया। लास्ट इनक्लोज्ड बाय लैंड मास, घिरा हुआ है जमीन से। इनक्लोज्ड बाय लैंड मास। इनक्लोज क्या स्पेलिंग सही लिखिएगा, EN लिखिएगा। इनक्लोज्ड बाय लैंड मास लिख लिए। चलिए अब सब में फैक्टर थोड़ा सा सोचिए। रिवर वाले में आप सोच के मुझे बताइए थोड़ा सब में एक बार हल्का सा सोच लीजिए। रिवर वाले में सोचिए, अच्छा बोलो ना। रिवर में क्या, रिवर का पानी फ्रेश वाटर जनरली होता है। तो रिवर्स अगर जितना ज्यादा संख्या में अगर हो रहा है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे रिवर्स बहुत सारा बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है, तो सैलिनिटी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इधर। इसके बाद का फैक्टर है जैसे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से भी बहुत असर पड़ेगा, अरे है ना। अगर इक्वेटर पे है तो बारिश ज्यादा होगा, हम मान के चल रहे हैं ना। लेकिन अगर ऊपर गए तो सर ऊपर जाएंगे तो ठंडा होता जाएगा, और जब ठंडा होता जाएगा तो याद रखिए ठंडा टेम्परेचर चाहता है वो बैठा रहे, वो ऊपर उठना नहीं चाहेगा। तो लैटिट्यूड से असर पड़ने का भी बहुत चांस है। लेकिन नीचे के जितना फैक्टर बोलवा रहा हूँ वो सारे के सारे फैक्टर लगभग नेग्लिजिबल हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर रोल प्ले करता है तो वो टेम्परेचर है, वो रेनफॉल है। ये दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब विंड मैंने बोला है, इसमें विंड आपको फ्लो बता चुका हूँ कि वेस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड, पोलर वाले में कौन से प्रेशर बेल्ट में कैसे चलेगा। क्या सुन पा रहे हो? ईस्टर्ली विंड के कारण बारिश ज्यादा की कम? ईस्ट के कारण बारिश ज्यादा ईस्ट साइड में होगा, लेकिन वेस्ट साइड में क्या है, रेन साइड पूरा बनेगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो सारा फैक्टर इकट्ठा एक ही बार बता दूंगा। अभी के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि काम आसान हो जाए। देखिए इधर मैंने एक वर्ड लिखवाया है, इनक्लोज्ड बाय लैंड मास लिखवाया है ना। अरे है ना। तो मुझे आप बताओ, अगर ये एरिया है और वो एरिया चारों तरफ से घर उर से घिरा हुआ है और लैंड मास है, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे कल मैंने बोला था कि जो ओपन एरिया होगा वहां पे टेम्परेचर ठंडा थोड़ा होगा, या जो क्लोज्ड एरिया है वहां ज्यादा ठंडा होगा ओपन एरिया में। अब एक इधर एक एरिया है जो चारों तरफ से क्लोज्ड है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो ना, बढ़ेगा। आप मुझे हाथ दिखा दिए, घटेगा बोलिए। मैंने बोला टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, तो सैलिनिटी क्या होगा? ज्यादा। इधर क्यों? क्योंकि घिरा हुआ है। क्या सभी सुन पा रहे हो? इसके लिए आप मान लिए फिर भी फैक्टर क्या आ रहा है, टेम्परेचर। घिरा हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ा, और बढ़ा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है? लेकिन सर कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ये भी तो फैक्टर हो सकता है कि जो एरिया घिरा हुआ है इसमें कितनी सारी नदियां हैं या नहीं है। अगर बहुत सारी नदियां आकर मिल रही हैं इसी एरिया में तो फैक्टर चेंज हो जाएगा फिर। क्या समझ पा रहे हो? मैंने बोला कि एक एरिया है, वो एरिया 10 घर से घिरा हुआ है, उसलिए टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा। लेकिन उसमें 10 नदी अगर आकर मिल रही है तो फिर उसको क्या करेगा, सैलिनिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा। अरे लॉजिक समझना, रटना मत। क्या समझ पा रहे हो? तो सिर्फ एक ही लॉजिक से क्रांति नहीं मचा दीजिएगा। इस साथ टेम्परेचर बोल पे किए हैं, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है वो लंबा चौड़ा होता है पैराग्राफ में, और नीचे लिखा रहता है, सीधा बोला जाएगा कि इफ ए इज द रीजन,
इनक्लोज्ड बाय 10 हाउसेस, एंड देन आगे रहेगा सर मोस्ट ऑफ द रिवर्स इंक्लूडिंग और अप्रॉक्स 20 रिवर्स आर मर्जिंग और इन फ्लक्स इनटू द दिस एरिया, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन सैलिनिटी? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नॉट चेंजेस, फिर कांस्टेंट और जो भी मोर देन और समथिंग। तो क्या हो जाएगा? सैलिनिटी फिर घटेगा। समझ पा रहे हैं? और सैलिनिटी घटेगा, इसके लिए आपको दिमाग में रखना है क्या बॉस, कि सबसे फर्स्ट टेम्परेचर से सिर्फ पूरा का पूरा मत कहीं पे भी क्या करते हो उसको आंधी तूफान लेगा, और भी फैक्टर देख लीजिएगा जिसमें कौन सा आ जाएगा, रेनफॉल भी और रिवर भी। क्या सुन पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए इक्वेटर पे ज्यादा बारिश होगी कि 45 डिग्री पे ज्यादा बारिश होगी? जनरली उसको भी तो सर बारिश अगर 45 डिग्री पे कम हो रही है तो फ्रेश वाटर होने का चांस क्या है, ज्यादा कि कम? कम। तो सैलिनिटी थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बढ़ने का चांस ज्यादा। उसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, लैटिट्यूड जितना बढ़ाओगे सैलिनिटी उतना ही घटने का चांस होगा कि बढ़ेगा। सोचो लैटिट्यूड बढ़ा दिए, लैटिट्यूड चल गया 45 डिग्री पे, और लैटिट्यूड अपने 0 से 18 किलोमीटर, टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? 0 से 18 में टेम्परेचर घटेगा। भूल गए क्या ट्रोपोस्फेयर? तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और टेम्परेचर जब घटेगा तो ध्यान से समझना है कि इवेपोरेशन कम होगी ज्यादा होगा? कम होगा। और इवेपोरेशन जब कम होगा तो बारिश होने का संभावनाएं भी कम है, यानी कि सैलिनिटी का बढ़ने का चांस ज्यादा कि कम? जल्दी बोलो ना। अरे अगर इवेपोरेशन कम होगा तो सैलिनिटी क्या होगा? जल्दी बताओ। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तब ना सैलिनिटी ज्यादा होगा। इवेपोरेशन कम हुआ यानी कि उसके साथ पानी अभी है, और पानी है तो सैलिनिटी हो गया कम। अरे कुछ बुझा रहा है? उल्टा। अब हल्का से सोचोगे तब इवेपोरेशन ज्यादा हुआ मतलब उसका पानी सब निकल गया, भाग खाली बच गया। इवेपोरेशन होवे नहीं किया तो पानी के साथ हुआ। क्या बोला था? पीपीटी, पार्ट पर 1000। तो 1000 ग्राम में कितना ज्यादा आपका है वही पीपीटी। सिंबल याद रहेगा ना सभी को? ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर ये लिख के उसको छोड़ दीजिए। एक और पॉइंट लिखिए, पहले एक और पॉइंट लिखिए तेजी में। रिवर, रिवर पे लिखिए इफ मोर रिवर इन एनी एरिया, जो रिवर वाला फैक्टर में लिखवा रहा हूं, इफ मोर रिवर इन एनी एरिया देन salinity will be decreases. ठीक है। विंड में लिख लीजिएगा, विंड में। अब मुझे बताओ विंड क्या है? बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा। अरे है ना? और कैरी करके लेके जाएगा तो एक जगह जहां पे बारिश करवाएगा वहां तो सैलिनिटी घटा देगा। अरे है ना? लेकिन जहां पे वो लेकर कैरी करके जहां से लेके गया है वहां की सैलिनिटी बढ़ा देगा। अरे है ना? तो लिखिए विंड ऑल्सो इम्पैक्ट सैलिनिटी। विंड ऑल्सो इम्पैक्ट salinity हो गया, because when it carries more saline water, when it carries more saline water, देखिए because when it carries more saline water then it will move from that place, then it will move from that place and it will move from that place and wherever it goes, and wherever it goes rainfall takes place। जहां जाएगी रेनफॉल टेक्स, wherever it goes, जहां पे जाएगी वहां रेनफॉल होगी। wherever it goes rainfall takes place and salinity decreases, and salinity decreases। जहां बारिश होगी वहां की सैलिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। जहां बारिश का अगर ईस्टर्ली विंड ने ईस्ट में, इधर क्वेश्चन पूछेगा ईस्टर्ली
ने ईस्ट करवा लिया तो वहां की सैलिनिटी ज्यादा होगी वेस्ट की ज्यादा होगी? वेस्ट की ज्यादा होगी, क्योंकि स्टर्लिंग ने ईस्ट वाले साइड पे बारिश करवा लिया, तो बारिश करवा लिया, फ्रेश वाटर का सोर्स है तो सैलिनिटी घटा लिया, लेकिन वेस्ट साइड में बारिश नहीं हुई तो वहां की सैलिनिटी क्या हो, बढ़ गई। मतलब एटलीस्ट इन दोनों के तुलना में हम बात कर रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा कंपैरेटिव। तो वेयर इट गोस रेनफॉल टेक्स प्लेस सो सैलिनिटी डिक्रीज, लिख लिया यहां तक। अब दिखेगा एंड द नेक्स्ट अनदर साइड, एंड द नेक्स्ट अनदर साइड where rainfall did not take place, and next another site where rainfall did not take place, salinity will increase. Salinity will increase. Where rainfall doesn't take place, salinity will increase. आगे next. अब एक पॉइंट बोल रहा हूं, नोट करके लिखिएगा। हाँ ठीक, अच्छा एक और बोल रहा हूं पॉइंट, वो लिखिएगा ध्यान से जो बोल रहा हूं। तो सबसे पहला नोट करके, नोट 1, टेम्परेचर गेट्स अफेक्टेड बाई, टेम्परेचर गेट्स अफेक्टेड बाई, टेम्परेचर किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है? पहला बोल रहा हूँ, जरा सोच के बताना हाँ या गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। पहला लैटिट्यूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल, तो लिखते जाओ। टेम्परेचर गेट्स अफेक्टेड बाय, नंबर 1 लिखना लैटिट्यूड, दूसरा विंड, तीसरा लैंड मास, फोर्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिफ्थ ओशन करंट, ओशन करंट, 6 इंसोलेशन, इंसोलेशन बताया था ना, जो सूरज की किरण जो गिर रही है जिसके कारण हीट हो रहा है। तो क्या क्या बोला हूँ, बोला जा रहा लैटिट्यूड, विंड, लैंड मास, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद ओशन करंट और फिर इंसोलेशन। क्लियर है? दूसरा नोट 2, सरफेस सैलिनिटी गेट्स अफेक्टेड बाय, लिखना सरफेस salinity gets affected by, surface salinity gets affected by, पहला पॉइंट टेम्परेचर, दूसरा इवापोरेशन, तीसरा रेनफॉल, फोर्थ विंड, फिफ्थ लैटिट्यूड, enclosed by land mass, उसके बाद ओशन करंट, enclosed by land mass के बाद ओशन करंट। ठीक है? आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि कैस्पियन सी, कैस्पियन सी एक लेक है, बताया था, आया ना? और मैंने बोला था कि कैस्पियन सी जो है वो भी एक सलाइन लेक है, मैंने लिखवाया भी था, वहां जाकर आप अपने मैप के कॉपी में देखिएगा। ठीक है? तो कैस्पियन सी सलाइन लेक है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें फर्क पड़ते हैं। कैस्पियन सी अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है ठीक है, लेकिन अब कितने फ्रेश वाटर लेक उसमें आकर मिल रहे हैं, ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सुन पा रहे हैं? तो जब हम अगर फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ एक नहीं देखेंगे, चारों एंगल से देखिएगा। तो एक पॉइंट करके लिखे लास्ट नोट 3, Caspian Sea is also saline lake. Caspian Sea is because it is enclosed by land mass and it is enclosed by land mass and one or two rivers only, and one or two rivers only goes, and one or two rivers only goes in, मात्र एक या दो रिवर इसमें जाती है।
चलिए, तो देखो एक या दो रिवर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कैस्पियन सी में एक या दो रिवर जाता भी है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन याद रखिएगा फिर भी उसका मेन रीजन क्या है कैस्पियन सी का, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से काम आपको दिमाग में रखना है। अब दूसरी चीज एक और पॉइंट लिखे, इसी का नोट 4 या नोट 5 जो भी हो लिखिए। अब मुझे बताओ पोल के पास सलाइन लेक मिलने का चांस है क्या, या सैलिनिटी पोल के पास बढ़ेगा क्या? यार पोल के पास तो सोर्स ही ग्लेशियर है, और जब ग्लेशियर है वहां सैलिनिटी का क्या चांस है? लेकिन लिख लो, फिर भी नोट करके लिखो, नियर पोल कॉमा ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स। और ग्लेशियर भी तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है ना जी पानी, ग्लेशियर सबसे, वो भी तो फ्रेश वाटर है पूरा। तो लिखना है नियर पोल कॉमा ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स, नियर पोल ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स ग्लेशियर, यहाँ पे आ जाओ, ग्लेशियर इज द मोस्ट, अभी बैठना, बैठ जाओ, ग्लेशियर इज द मेजर सोर्स, आगे लिखे सो salinity chances is very less, so salinity chances is very less, that's why the concept of salinity is not possible here. The concept of salinity is not possible here. हो गया? जोर से बोलो ना। यस सर। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, नियर पोल के पास कोई भी सैलिनिटी का मामला नहीं होगा, क्योंकि ग्लेशियर उसका मेन सोर्स है, और ग्लेशियर मेन सोर्स है, और ग्लेशियर फ्रेश वाटर का सोर्स है, तो सैलिनिटी के चांस होता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हेडिंग डालकर, ओशन करेंट, इसको छोड़ दीजिए, आप फ्रेश हेडिंग डालिए, ओशन करेंट, तेजी में सभी कोई। क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड मैंने क्या बोला, अभी के लिए दिमाग में रखिएगा, लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड के अंदर बहुत सारे फैक्टर है। देखो अब एक हिंट से समझो, अगर हम बात लैटिट्यूड की करते हैं तो कॉमन सेंस से पहले समझिएगा क्या, अगर हम ट्रोपोस्फीयर के अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर के जैसे फिर ऊपर चले गए, अपोजिट हो गया सीक्वेंस, और उसके बाद फिर तीसरा फैक्टर आ गया विंड, एक तरफ ईस्टर्ली विंड चल रहा है, ऊपर गए तो वेस्टर्ली चलना शुरू हो गया, फिर ईस्टर्ली, तो इतना ज्यादा फैक्टर है कि लैटिट्यूड को जनरली हम कंपेयर अगर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने लैटिट्यूड में आपको कोई पॉइंट लिखवाया ही नहीं। तो जब जब कभी आपसे क्वेश्चन आएगा भी तो लैटिट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें दो चीज को फैक्टर बना लीजिए, एक विंड को और एक टेम्परेचर को। अगर विंड और टेम्परेचर का फैक्टर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो लैटिट्यूड पे आमतौर पर कभी भी क्वेश्चन पिछले 60 सालों में छोड़ो, 40-50 सालों में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आप उसको आसान कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि वी नो दैट इन ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर तक टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन कम होगा, और इवापोरेशन कम होगा तो सैलिनिटी ज्यादा की कम, मतलब कम की ज्यादा, कम होगा, तो सैलिनिटी कम होगा, उस हिसाब से आप फैक्टर दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। देखिए हेडिंग आ रही है नेक्स्ट, ओशन करंट, फ्रेश ओपन है, ओपन करें, ओशन करंट, ओशन करंट, फ्रेश डालिएगा, लास्ट टॉपिक है ये, लिखिए उसमें फर्स्ट ओशन करंट में लिखिए पहले ओशन करंट रेगुलर फ्लो, तेजी में लिखिएगा थोड़ा सा, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, रेगुलर फ्लो इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। हो गया पक्का? मीनिंग समझो, देखो रटना उठना मत भैया। देखो ये मान लो लेट से ओशन मान ली सरफेस, इधर हमने इसको कॉन्टिनेंट मान लिया, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं ओशन करंट, तो कॉन्टिनेंट का अभी पूरा का पूरा जो है
एग्जिस्टेंस बिल्कुल जीरो मान लो। अभी पूरा का पूरा डिस्कशन होगा ओशन पे, सुन पा रहे हो ध्यान से? और इस ओशन करंट के अंदर अब ध्यान से समझिएगा, मुझे मैंने बोला था कोई भी चीज मूव कब करेगा, जब तक वो एक स्लोप क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई चीज मूव नहीं करेगा। आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में रहोगे, जब तक कुछ स्लोप ऊपर नीचे दाएं बाएं क्रिएट नहीं हुआ तब तक आप में मूवमेंट होगा क्या? नहीं। और जैसे आप आराम से बैठे हो, मैंने एक थप्पड़ मारा तो मूवमेंट हुआ ना, क्यों? क्योंकि स्लोप क्रिएट हुआ। आप समझ पा रहे हो? अरे है ना, तो बोलो। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ओशन में भी हमें किसी भी तरीके से करके स्लोप क्रिएट कर देना है। स्लोप कैसे क्रिएट करना है उसके लिए अलग अलग फैक्टर होगा, लेकिन क्रिएट कर ही देना। इधर देखिए, मैं पहला टेम्परेचर ले रहा हूँ, मान लो पहला एक ले रहा हूँ टेम्परेचर, क्या सुन पा रहे हैं? इधर देखिए, सनलाइट अगर है तो सनलाइट अगर मान लीजिए यहाँ पर पड़ रहा है तो सनलाइट के कारण क्या इवापोरेशन होगा, है या ना? होगा ना जी। जब इवापोरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि सर इस टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में, यस और नो? एक जगह का गर्म दूसरी जगह का ठंडा, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कुछ वाटर अगर ऊपर गया, हमें दिखता नहीं है कि वाटर मूव कर रहा है, लेकिन कुछ वाटर ऊपर गया, आपस में ही कुछ खलबली मची, क्यों? क्योंकि दोनों में स्लोप क्रिएट हो चुका है। किसके कारण? किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। जब तक सनलाइट नहीं था पानी आराम से स्थिर था, टेम्परेचर आया, एक जगह पे गर्म किया, इवापोरेट हुआ, इसमें थोड़ा सा इसका क्या हुआ? क्रिएट हुआ, इसका क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। जैसे इसका डिस्टर्ब हुआ दूसरी जगह क्रिएट हुआ। याद रखिएगा, इसके कारण अब आपको मूवमेंट इसमें शुरू होगा। और मैंने आपको बोला था अपवेलिंग, तो अपवेलिंग क्या बोला था? जब नीचे का पानी ऊपर आ जाए, तो किसी भी समुद्र या महासागर का नीचे का पानी जब ऊपर आएगा तो वो ठंडा होगा, और ऊपर का पानी जो पहले था सरफेस वो गर्म होगा। तो सिमिलरली ये क्यों नीचे से ऊपर आया? क्योंकि स्लोप क्रिएट हुआ इसलिए, या अपने आप ही स्लोप क्रिएट हुआ है। तो ओशन करंट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्लोप क्रिएट कैसे करें। जब तक स्लोप क्रिएट नहीं होगा तब तक ओशन करंट का कोई फायदा नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तेजी में फटाफट लिखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओशन करंट। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओशन करंट, जो ओशन करंट को ज्यादा इफेक्ट करता हो। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओशन करंट, पहला पॉइंट लिखिए टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, लिख लिए? लिखो। अच्छा, विंड कैसे फ्लो कर रहा था? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो विंड अगर हाई से लो फ्लो कर रहा है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर का फ्लो हाई से लो होता है या लो से हाई होता है? सोच के बताना। बेसिक बहुत पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज। बोले तो पहले थोड़ा सोचना जरूर, ठीक है? सर जी लो से हाई, सर जी हाई से लो, सर जी मछली चावल, दिमाग में रखिएगा जो बोल रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा थोड़ा। हाँ, हाई से लो होगा या लो से हाई होगा? जिनको जो लगता है लो से हाई हाथ खड़े करें, जिनको जो लगता है हाई से लो हाथ खड़े करें। जो लोग हाथ नहीं खड़े किए किस इंतजार में, आप समझिएगा ध्यान से। अच्छा, आप ऐसे कॉमन से देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको। जब ठंड लगता है, ठंड के दिन में, तो किसी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ो जिसका हाथ गर्म है। अगर मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी का हाथ जनरली गर्म रहता है। एक बात बता रहे, तो ठंड में आप आए हो बाहर से, तो आप ठंड में आके क्या करोगे? गर्म आदमी का हाथ पकड़ोगे, बर्फ वाले का हाथ पकड़ोगे? गर्म वाले का। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर हाई से किसके तरफ आ रहा है? लो के तरफ। आप अपने आप को चूंकि गर्म करना चाहते थे, तो सिंपली आपने क्या किया? उनका पकड़ा जिनसे हुआ। तो कभी भी टेम्परेचर का फ्लो हमेशा हाई से लो होगा, लो से हाई कहाँ से हो जाएगा? याद रखिएगा, लो से हाई भी होता है, हाई से लो भी होता है। लेकिन आप याद रखिएगा दो फैक्टर, इधर डिपेंड ये करता है कि डिफरेंस टेम्परेचर का कितना ज्यादा है। अब मान लो गर्म आग है, तो उसमें बर्फ ले आकर कोनो रख दिया या पानी पटा दिया बाल्टी से, तो आग भी तो बुझ जाएगा ना। अरे है ना? लेकिन आप कॉमन सेंस से सोच के फिर बताना, बहुत बेसिक चीज है, फिर कॉमन सेंस से सोच के बताना। ठंडा आदमी जिसका हाथ है और गर्म हाथ या गर्म चीज अगर वो पकड़ता है तो उसके कारण बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एक आग को बुझाने के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्या समझ पा रहे हो? जब कहीं आग लगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इतना पानी आप फेंक रहे हैं ना, उसके बावजूद भी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर फर्क पड़ा भी तो राख और बनेगा। लेकिन गर्मी से ठंडी में ट्रांसफर कर लेना, वो चीजें आसान है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे गर्म था, आपने हाथ सेक लिया, आपका हाथ ठंडा था, आप आराम से गर्म हो गए, उससे ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन अगर गर्म चीज को आपने बुझाया, ठंडा किया, उसके कारण या तो ऐश बचेगा या राख, कोयला या कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होगा। तो बेसिकली कहने का मैंने क्या है, समझिए, टेम्परेचर हाई से लो भी फ्लो करता है, लो से हाई भी फ्लो करता है, लेकिन जनरल टर्म में हम मान के चलेंगे हाई से कहाँ लो करता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सनलाइट ने पहले हीट किया है, और सनलाइट हीट किया है जिसको इवापोरेट किया है। क्या समझ पा रहे हैं? और इसीलिए नीचे का पानी क्या आ रहा है? ऊपर। और नीचे का पानी ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि हॉट एयर का क्या होता है, इधर ध्यान से देखो, ऊपर आएगा तो वो भी चाहता है कि हम राइज करें, क्योंकि गर्म हवा या गर्म पानी ही राइज करना चाहेगा, ठंडा एयर या ठंडा टेम्परेचर नीचे बैठना चाहेगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर याद रखिएगा, ओशन करंट में सिंपल दिमाग आपका किस चीज को होना चाहिए, किसी भी तरीके से, कि बस हम स्लोप क्रिएट कर दें। तो टेम्परेचर लिखवाऊं, पॉइंट लिखिए लास्ट, देखिए, सरफेस वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सरफेस वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देखिए आगे नेक्स्ट, अच्छा, जो गर्म हुआ है वो फैलना चाहेगा कि सिकुड़ना चाहेगा? फैलना चाहेगा। अब पैसा की गर्मी किसी को हुआ है तो वो चाहेगा फैले। अरे है ना, जब तक पैसा नहीं था तब तो पूरा मुंह और दांत सब सिमटा हुआ था, चिपटा हुआ था। जैसे पैसा इतना खाया कि भैंस की तरह फैल गया। तो लॉजिकली कहने का मतलब क्या है, ये अलग बात है, बट बेसिकली गर्म चीज एक्सपैंड होना चाहेगा और ठंडा चीज सिकुड़ना चाहेगा। क्लियर है? तो सर ये वाला एक डायग्राम बना लीजिएगा तेजी में। नॉर्मली है, इधर इस साइड ओशन बना लीजिएगा, इसको घेर लीजिएगा, और यहाँ पे वार्म लिखिएगा, यहाँ कोल्ड लिखिएगा। जल्दी से थोड़ा बेसिक लिखिए जल्दी से, एक तरफ वार्म एक तरफ कोल्ड। और वार्म क्यों हुआ होगा? सनलाइट के कारण, बेसिक सोर्स हमारा वही है, सनलाइट के कारण वार्म हुआ है। तो वार्म हुआ है तो क्या करेगा ये? एक्सपैंड करेगा कि सिकुड़ेगा? एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अब पॉइंट लिख दो ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हमको क्रिएट क्या करना है? स्लोप। मेन मेरा फोकस कुछ नहीं है, फोकस है स्लोप क्रिएट करें, क्योंकि बिना स्लोप का कोई चीज में मूवमेंट होगा ही नहीं, तो स्लोप क्रिएट करें कैसे एक्टिव? लिखिए, अब पॉइंट लिखिए तेजी में। सरफेस वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, मैं लिखवा दिया हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिल्कुल ठेठ भाषा में आसानी से हिंदी में लिखिए। लिखिए, सनलाइट ने वार्म हो, सनलाइट ने, लिखिए, सनलाइट ने हिट किया, सनलाइट ने हिट किया, देन molecules, देखिए, then molecules will expand, molecules expand करेगा, then molecules expand करेगा, and cold air या फिर cold water, and cold water wants to settle down, cold water wants to settle down, वो नीचे रहना चाहता है। So high temperature and low temperature is created. So high temperature and low temperature is created. It means slope is created. It means slope is created. हो गया? It means slope is created. So water will move. Water will move due to temperature difference. So water will move due to temperature difference. हो गया? दूसरा फैक्टर लिखिए, सैलिनिटी। दूसरा फैक्टर लिखिएगा सैलिनिटी, और उसके पहले बेटर रहेगा आप एक कर लीजिए ओशन सैलिनिटी, ओशन सैलिनिटी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए और थर्ड फैक्टर डालिए रेनफॉल। पहले फैक्टर लिखिए फिर उसको एक ही साथ डिस्क्राइब कर दूंगा। रेनफॉल, फोर्थ विंड, फोर्थ विंड,
फिफ्थ डालिए स्ट्रीम, स्ट्रीम या करंट, स्ट्रीम, स्ट्रीम हो गया। दूसरा डालिए करंट, स्ट्रीम या करंट, एक ही साथ डालिए, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस दिखा दूंगा, एक वो भी अच्छा किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट, कोरियोलिस फोर्स, याद है या भूल गए? कोरियोलिस फोर्स लिख लीजिए, कोरियोलिस फोर्स। उसके बाद एक और लिख लीजिए लास्ट, इसके बाद दो और बोलूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बोलो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिंदा हैं आप लोग? पक्का? ठीक है, जिंदा रहिएगा। नेक्स्ट, अब आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा था जो ग्रुप में, अब उसका वक्त आ गया है, कृपया करके उसको ओपन करें तेजी में, जल्दी से, क्विक। दूसरा वाला जो 8 पेज का भेजा था शायद, ओपन हो गया? पेज नंबर 250 होगा, 250। वहां लिखा होगा अटलांटिक ओशन, दिख रहा है? और अटलांटिक ओशन में दो चीज लिखा होगा, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट, दिख रहा है क्या? सब है ना, जगह हुए हैं? जरा दीजिएगा, प्रूफ दीजिएगा कि आप लोग जगह हुए हैं, जोर से, यस और नो? यस सर। अभी मैंने बोला अटलांटिक के अंदर दो चीज, एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ना, मजा आएगा। लास्ट है बस, इसके बाद हम भी फ्री, आप भी फ्री। तो ओशन करंट में दो चीज है, एक वार्म है, क्या है? कोल्ड है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने हर ओशन का, इधर मैंने ओशन बोला है, हर ओशन का वार्म और कोल्ड दोनों लिख दिया हूँ। तो पहले है अटलांटिक, मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, देखना जरा मिला के सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अटलांटिक में पहले एक तरफ वार्म होगा, दूसरी तरफ कोल्ड। वार्म का नाम कोई पढ़ेगा? पहला वाला ठीक है, पहला वाला इक्वेटोरियल होगा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तीसरा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक करंट होगा, चौथा है इरमिंगर, इरमिंगर करंट, दिख रहा है? यूपीएससी के अंदर 2021 का इरमिंगर पे ही क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन सिंपल था, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वार्म ओशन करंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हम अब सुने नहीं रहते कभी ना, हम इस पे जाते ही नहीं है, और एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसको सब लोग बोल रहे थे आउट ऑफ द सिलेबस था, और देखिए तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है, आपको भी इसका अलग अलग चेप लेना है, बहुत छाप देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? वार्म का अटलांटिक वाला, इंडियन ओशन, फिर पैसिफिक ओशन रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछता है क्या इनमें से कौन से ओशन से रिलेटेड है ओशन करंट, तो ये दोनों चीज पूछता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली लिखा है। और ये बहुत आसान होता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और इसके कारण बहुत सारा है। जब आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं, विदेश सेवा में जाते हैं, तो उस समय ये आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे बोला ना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका के आसपास है कि नहीं है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में है कि नहीं है। ये आइडिया अगर नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पहले से इतना वो डिमांड करता है कि बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि वार्म ओशन करंट कहाँ मिलेगा, कोल्ड ओशन करंट कहाँ मिलेगा, प्लानिंग करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। बहरहाल, अब कोल्ड में आइए, पहला होगा कैनरी करंट, जल्दी आइए, मैंने वहां देखो वीवीआई करके लिखा होगा, वीवीआई, वेरी, अब आप ही लोग जानते हैं, वीआईपी आता था, आज भी आता है, दहेज में दिया जाता था वीआईपी, पहले भी लेके चलता था लोग, बहुत उसका ट्रेंड होता था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता था वीआईपी का मतलब, समझ पा रहे हैं? मतलब अलग लेवल का काम होता था, वीआईपी आदमी आए। तो गांव का लोग जब देते हैं, गांव में जब बारात होता है, कोई आदमी है, उसके पीछे 4-5 लोग गेट खोल रहा है, तो बड़ा वीआईपी बड़ा नहीं, तो पूछा जाता है क्या बड़ा, बाद में बदलता है कुछ नहीं है ये एक्चुअली इसलिए 4-5 आदमी गेट खोल रहे थे क्योंकि सब्जी जो लेके आया था, और लड्डू लेके कहीं गिर ना जाए, या फिर इसलिए होता है, ठीक है? चलिए तो लिखिए पहला कोल्ड में, आपको लिख लेना है। कोल्ड में पहला है कैनरी, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है लेब्राडोर। अच्छा, लेब्राडोर सी पढ़ाया था मैंने, याद है सभी को? ठीक, अब आप जान लेना। ग्रीनलैंड का राजधानी क्या था, जल्दी पता है कोई? नुक। और डेनमार्क का कोपेनहेगन। वेल डन, रिवाइज करते रहिएगा। नीचे आइए, अटलांटिक के बाद एक है साउथ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक था, वे है साउथ अटलांटिक। अब मैं आपको पूरा पढ़ने बैठूंगा नहीं, बस मैं एक बार नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, नाम देख लेना और लिख लेना। क्या बोल दूं?
पहला लिखो साउथ अटलांटिक में, पहला है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा है ब्राजील करंट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ब्राजील पता है ना, कहने की बातें नहीं, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में ना, ठीक है। इधर आइए, कोल्ड में क्या है फर्स्ट, एक है फॉकलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड मैंने बताया था आपको, दूसरा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और तीसरा है वेनेजुएला करंट, दिख पा रहा है। नेक्स्ट पे जाइए, पैसिफिक ओशन, अच्छा सॉरी, कालाहारी डेजर्ट वहां लिखा होगा, और नामीब डेजर्ट मैंने दोनों पढ़ा है, नामीबिया में नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट, मैप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पैसिफिक ओशन। वार्म में क्या है, पहला नाम बोलो, इक्वेटोरियल है वार्म, दूसरा रियली उसका नाम होगा कुरोशियो करंट, जापान के पास है, नॉर्थ पैसिफिक करंट होगा, और एक होगा अलास्का करंट, हो गया। उधर जाओ, कोल्ड ओशन करंट, कैलिफोर्नियन करंट, और उसके बाद ओयोसियो ओशन कोल्ड करंट उसको बोलते हैं। नीचे आइए, पैसिफिक के बाद आपको एक और मिलेगा स्टेप 1, वो छोड़ दीजिए, साउथ पैसिफिक में मिलेगा, वो भी देख लीजिएगा, मैं अब बोलने नहीं जा रहा आपको, वो आपका काम है। पेज नंबर 252 पे आइए तेजी में, इंडियन ओशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ओशन में फर्क बन गया, क्या 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 ओशन में फर्क बनेगा, फर्क, फ्रंट अच्छा फ्रंट बिल्कुल बन सकता है। फ्रंट का मतलब क्या बोला था, फ्रंट का मतलब बोला था कि जब भी कोई चीज राइज करेगा तो राइज करने के कारण वो एयर के कारण बनेगा। अब ओशन के अंदर फ्रंट जो बोलेंगे वो अलग लेवल का होगा, लेकिन उसमें हम किसको ज्यादा डोमिनेंट मानेंगे, विंड को। जैसे गर्म हुआ राइज किया, ठंडा वाला है एयर पहले से दोनों मिला तो फ्रंट क्रिएट हो गया। और फ्रंट का मैंने 12 बोला था, फ्रंटोजेनेसिस क्या बोला था, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास आपस में मिलेगा उसके कारण जो क्रिएट हो रहा है वो है। अब जहां पे भी दोनों एयर मिल जाए बस फ्रंट बन जाएगा। आइए 252 आ गए, जल्दी से देखो, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना है, बाकी आप देख लेना आसान है। रोल ऑफ ओशन करंट सीन, वहां पे लिखा होगा या एडवांटेज ऑफ ओशन करंट, दिख रहा है। पहला पॉइंट क्या है बताओ, पार्ट्स में आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लाइमेट को रिलेट करने में। थर्ड पॉइंट क्या बोला, लॉरेंसियन, लॉरेंसियन क्लाइमेट का मुझे बताना, बारिश होगी या नहीं होगी, साल भर बारिश, लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ाया था ना। फिर से एक बार लास्ट में पूछ लेता हूँ, जो बता दिया सही 1 केजी रसगुल्ला देगा वो मुझे। आप पहले ध्यान से समझना जो पूछ रहा हूँ वो। सबसे फर्स्ट, एक ऐसा क्लाइमेट का नाम बताओ जहां पे बारिश सिर्फ समर में होती, साइबेरियन हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा, समर रेनफॉल कॉन्टिनेंटल पे जितना है उसके अलावा सब हो जाएगा। तो साइबेरियन हो जाएगा, उसके बाद और कौन होगा, स्टेपीज हो जाएगा, उसके बाद मानसून तो हो गया, ठीक है। और एक और बच रहा है, सूडान का, सूडान, गुड, दिमाग में जाकर रख लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट, क्या मुझे बताइए, ओशन करंट फिशिंग में मदद करेगा कि नहीं करेगा, फिशिंग में करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। फिशिंग में इसलिए मदद करेगा क्योंकि जब जब स्लोप क्रिएट होगा, देखो बहुत बार क्या होता है, इंडिया और श्रीलंका में आसपास होता है, मैंने बोला था मछुआरा लोग मछली मारने जाते हैं और बड़का मछली के चक्कर में इंडिया से श्रीलंका पहुंच जाता है और श्रीलंका वाले इंडिया पहुंच जाता है। पकड़ पकड़ के दोनों को इधर उधर ले जाने का काम करता है कौन, भारतीय विदेश सेवा वाले लोग। वो भी बेचारे रोते रहते हैं कि कौन सा जॉब में आ गए हैं, जबकि वो इंडियन विदेश सेवा है। मतलब वो तो मजाक में बोल रहा हूँ, उसका भी मजा अलग है। इधर से दो को आया, मान लो श्रीलंका वाला 3 थप्पड़ मारा, चल उधर जा, इंडिया वाला उधर गया, उधर से दो को घुमा इधर जा। तो लॉजिकली कहने का क्या है मतलब कि जब जब फिशिंग वाला मामला आएगा, याद रखिएगा ओशन करंट हमेशा ध्यान रखना। इधर देखो, ठंड के दिनों में मछली अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या करना चाहेगी, ध्यान से समझना, वो ऊपर आना चाहेगी कि सनलाइट उसको आसानी से मिल जाए। 2 तरीका है उसके पास, इधर या तो वो ऊपर आना चाहेगी इसलिए कि सनलाइट उसको मिल जाए, या फिर वो इतना नीचे जाना चाहेगी कि जहां सनलाइट ना पहुंचे। अरे ऊपर ही जाना चाहेगी ना ठंड के दिनों में। आप ध्यान से समझो, मछली पालन और मछली जब मारना शुरू होते हैं तो ठंड में ही मछली आसानी से क्यों मिल जाती है। अगर आपका पोखरा उखरा है, अगर है पोखरा उखरा जिसमें बचवा उचवा डालते हैं, तब कॉमन से सोचिए, ठंड के दिन में मछली आपको जैसे जनवरी जनवरी फरवरी जब बहुत ज्यादा उस समय ही मिलना क्यों शुरू हो जाते हैं। उस समय ऑलरेडी आपको समझ में आ जाता है क्यों, क्योंकि सर मछली ऊपर ही आना चाहेगी, वो नीचे जाना नहीं चाहेगी क्योंकि उसको हीट चाहिए। और जब जब उसको हीट चाहिए ऊपर आएगा, ये लोग जाल, अच्छा देखो एक बार जाल मारते फंस जाता है, तो अभी मार के दिखाएं, मछली हंसता रहेगा, हाँ जाल फंसता है। कहने का लॉजिक क्या है, वो इतना नीचे डीप चला गया है कि सर उसको कुछ सनलाइट से इतना दूर चला गया, आराम से मस्त है वो, ये जाल मारे जा रहा है, मछलियां सब हंस रहा है कि सब कैसा बेवकूफ आदमी है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि आपको हर चीज का एक रीजन है, इसीलिए फिशिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये ओशन करंट। यहाँ तक क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे हो।
होना भी तो मत बोलना। आ जाओ 252 के बाद 253, तेजी में आओ। एक पॉइंट और है, आज रहने देते हैं इसको, ठीक है, कल ही कंप्लीट करेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, छुट्टी के नाम पे सब खुश हो जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहले छोड़ रहा हूँ तो कुछ टास्क दे के जाता हूँ, आधा अधूरा छोड़ने का फायदा नहीं है ना। लिखिए, होमवर्क थोड़ा लिखिए तेजी में, जैसे लिखिए स्कूल टीचर की तरह होमवर्क फटाफट लिखते जाइए और कल वैसे चेक करा लीजिएगा। नहीं तो याद रखिए फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मैं भी कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा आपकी। लिखिए फर्स्ट, करंट अफेयर मैंने पढ़ने के लिए बोला था, रीजन आईएएस वाला बोला था, कितने लोग पढ़े नहीं, ईमानदारी से बोलना। अगर ईमानदारी से नहीं बोलोगे तो नहीं बोलते हैं पाप लगेगा, तो पाप लगेगा। तो फिर से लिखिए पहला होमवर्क, फिर से बोल दे रहा हूं, अप्रैल का पूरा पढ़ना है करंट अफेयर। फिर से लिखो, जानते हो क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपको शर्म आए, दो तीन बार लिखवाए हैं हम, एक भी बार नहीं किए। लिख लो, कंप्लीट द करंट अफेयर ऑफ अप्रैल, हो गया। दूसरा, रिवाइज द इंटायर मैप पॉलिटिकल एंड फिजिकल, रिवाइज द इंटायर मैप पॉलिटिकल एंड फिजिकल। थर्ड, आज ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना है पूरे मैप का, जो 50-50 जो 57 जो बनाने के लिए होता था ना पॉलिटिकल वाला, वो बना के भेज देना है। लिखो, कंप्लीट बाय द ऐप, कंप्लीट बाय द ऐप। क्या क्या बोल देता हूँ, लिख लो, बोल देता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ। लिखो, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कम कर दे रहा इसीलिए बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, दो छोड़ दिया हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी बोल रहा है। लास्ट होमवर्क, कंप्लीट द नोट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हो गया, लिखिए, सामने डेट लिख के साइन कर लेना, अपना साइन कर लेना। सर माइल थोड़ा इसलिए लिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आपसे पूछ लूंगा। गोदान कितने लोग अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं? उनका चेहरा मैं देखना चाहूंगा। कितने लोग महाभोज कंप्लीट कर लिए हैं? हाथ खड़े करिए। महाभोज, गुड। कितने लोग महिला आंचल कंप्लीट किए? हाथ खड़े करिए। ओके, ग्रेट। गोदान शुरुआत करके जो लोग 200 पेज तक पढ़ चुके, हाथ खड़े करिए। तो किस इंतजार में है मुझे नहीं पता, कहानी है, एक बार बैठिए और ऐसे देखो। अच्छा, सुबह उठते तो आपको ऐसा ही लगता, मैं एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ, सोच लगता है आज गोदान खत्म करेगा। अगर आपके अंदर ऐसा आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, तो आप एक कभी कभी होगा आपके अंदर, समझ रहे हो, मतलब मिर्गियापन अगर आ रहा है आपके अंदर कि बॉस ऐसा है कि सुबह उठे आज पूरा फिजिकल ज्योग्राफी निपटा देते हैं आज, तो आप सही डायरेक्शन में हो और आईएएस बन जाओगे। ऐसा पागलपन आना चाहिए। इससे जब सुबह उठने समय सुबह उठा सोचो कि आज पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी ना खत्म करके माइंड, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कृपया करके ऐसा सोचिए। और नहीं सोच रहे हैं, सो के उठने के बाद ये सोच रहे हैं कि खाना क्या खाएंगे, फिर खाना खाकर फिर सो जा रहे हैं और उसके बाद सोचने फिर सोच रहे हैं शाम में क्या खाएंगे। अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है तो प्रभु चिंता की बात है आपके लिए, और बोझ ना बने आप। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया वो करके आइएगा। रिपीट कर देना, 2 मिनट बोल दो या छोड़ दो। सर हम लोग ओशनोलॉजी शुरुआत किए। ओशनोलॉजी के अंदर मैंने बताना, एक बार रिपीट कर लेना। पहला क्या था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप। थर्ड, फोर्थ एबिसल प्लेन, एंड फिफ्थ वन इज ओशनिक क्रस्ट। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो मैंने आपको एक थर्मोक्लाइन वर्ड जिक्र किया था, याद है? याद रहेगा ना? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आज जो बताया उसके अंदर ही बताया कि सैलिनिटी का कैसे प्रभाव पड़ता है, और सैलिनिटी के अंदर टेम्परेचर, विंड, ये सब जो रेनफॉल कैसे फर्क पड़ेगा, सारे कुछ दिमाग में रखिएगा। वार्म ओशन करंट वाले जो पार्ट मैंने बताया इसको लिख के रख लीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज होमवर्क जितना है कंप्लीट करते रहिएगा। तो क्या बोर हुए? मजा आया? नहीं भी मजा आया तो हाँ बोलना है। बाकी मिलते हैं कल और कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है?